हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स, और उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, ये जो रे ऑप्टिक्स है एक लंबा चैप्टर माना जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं और साथ में इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके नंबर भी ज़्यादा हैं हमारी क्लास 12 फिजिक्स के अंदर। अगर आप देखो तो ई एम वेव चैप्टर नंबर 9 मतलब रे ऑप्टिक्स, और आपका जो वेव ऑप्टिक्स है ये कुल मिला के 18 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें से अकेला 9 से 10 नंबर रे ऑप्टिक्स कवर करता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। एक बेस्ट वे में आप लोगों की रिवीजन यहाँ पे करवाई जा रही है। एक सिंगल टॉपिक भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा कि चलो यार रिवीजन है तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की करवाई जा रही है, नहीं, हर एक टॉपिक की यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन करवाई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है बेटा जी, ठीक है। इस चैप्टर का ऑलरेडी मैंने वन शॉट करवा रखा है, डिटेल वन शॉट है, प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, डिटेल नोट्स दे रखे हैं। इस वीडियो के बाद इसके 1 पेजेस नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन इस वीडियो के बाद आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल है ये आप लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक मतलब बढ़िया वाला प्रीमियम कंटेंट मैं पोस्ट करता रहता हूँ, और मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है बेटा जी। तो इसको फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर मैं मान लो कहीं ये भी नहीं बोलता ना कि लिंक मिल जाएगा नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली आप खुद से भी चेक कर लिया करो डिस्क्रिप्शन वीडियो का, वहाँ पे सब कुछ दिया होता है। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, रैपिड रिवीजन करते हैं रे ऑप्टिक्स की, और बहुत बढ़िया से करने वाले हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ कि वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, आधी अधूरी जानकारी अब सबके लिए हानिकारक होगी, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या होती है। देखो यार, ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? स्टडी ऑफ लाइट के साथ, या उससे जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनास है उनके साथ। अब जो ऑप्टिक्स है वो दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और एक है फिजिकल ऑप्टिक्स जिसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। जो ये फिजिकल ऑप्टिक्स है या वेव ऑप्टिक्स है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम निपटाएंगे रे ऑप्टिक्स को, जिसमें हम लाइट के रे नेचर को देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब यार रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्लेक्ट हो जाना मतलब कोई लाइट सीधी आ रही थी, अब वो अपने पास से डेविएट होगी, बट उसी मीडियम में आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया, ये सरफेस एक चिकना सरफेस बोल सकते हो, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो इसमें लाइट इंसिडेंट हुई। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, उसमें आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे, और इस मतलब जैसे इस सरफेस पे ये क्या है, लाइट फॉल कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन बना दो, तो वो कहलाता है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हमेशा एक एंगल बनेगा, जिसको हम आई एंगल का नाम देंगे, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और यहाँ से ये लाइट क्या करेगी, जितने इधर से आ रही थी और ये इधर चली जाएगी, और ये सेम मीडियम में आ रही है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमेशा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। तो लाइट क्या हुई है, जिस मीडियम में चल रही थी बाउंस बैक होगी उसी मीडियम में वापस आ गई है, तो इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो लाइट होती है वो चेंज नहीं होती। तो फिर चेंज क्या होता है? आप बोल सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड है या फिर इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड रे का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट रे से। ये चीज़ें आप लोगों को कहाँ काम आने वाली है? ये चीज़ आप लोगों को न्यूमेरिकल में काम आने वाली है बेटा, ठीक है। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दो लॉ हैं। एक तो यही लो कि आप लोगों का इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंस है, ठीक है, और जिस सरफेस पे हम कर रहे हैं उस पर नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा जो लो है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी आप लोगों को 30 डिग्री मिलेगा। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी आप लोगों को 45 डिग्री पे मिलेगा। मतलब जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही होगी उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो ये रूल हैं, ये लो हैं किसके? रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर अगर देखें, देखो दो मिरर हम पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के दो अलग से पार्ट है, बट एक बार प्लेन मिरर देख लेते हैं। कभी कभार ये आ जाता है, जो प्लेन मिरर होता है जैसे कि एक सीधा सा ऐसे ऐसे, ये एक प्लेन है, इसको एक साइड से कोटेड किया होता है, सिल्वर्ड किया होता है, ठीक है, तो वो होता है प्लेन मिरर। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं प्लेन मिरर के लिए जो आप लोगों को याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। याद रखना किसकी फोकल लेंथ क्या होती है भैया, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट। अब अगर मान लो कोई मिरर तुम्हारे सामने रख दिया है, ये रहा मिरर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, और इतने ही डिस्टेंस पे बनने वाली है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज होती है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे ही बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, वर्चुअल तो मतलब आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में रेज जाके नहीं मिल रही है, वो अपीयर्स टू मीट है ना। चलो, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं कि जो प्लेन मिरर है उस पर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, और हम अगर क्या करें कि इसको अगर हम क्या कर दें, इसको अगर हम क्या कर दें, रोटेट करें, मिरर को अगर रोटेट करो
तो क्या होने वाला है, तो डेविएशन इन एक्चुअल कितना होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी क्या हुआ था कि लाइट यहाँ से ऐसे जा रही थी बट ये इधर मिल गई, तो ये एक डेविएशन आ गया। अगर मैं मिरर को मूव करवा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, तो डेविएशन कितना था। व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, मतलब इंसिडेंट रे को फिक्स रखा गया, मिरर को रोटेट किया गया कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें कहाँ मिलेगी तो वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, कितने से रोटेट होगी बेटा जी, 2 थीटा से वो रोटेट होने वाली है, ये याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है भैया, डेल, डेल कितना होगा, ये 180 माइनस कर दें ये आई और आर कितना होगा, आई और आर सेम होते हैं, तो इसलिए ये 2i की फॉर्म में मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया है। बट ये चीज़ जरूर से याद कर लेना, अगर थीटा से रोटेट किया जा रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि अगर हम प्लेन मिरर्स को कॉम्बिनेशन में रख रहे हैं तो किस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। देखो यार, आप लोगों को इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, 360 डिग्री बाय में थीटा। थीटा क्या है, दो मिरर्स के बीच में, प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है, दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, और ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मान लो तुमने ये मिरर लिया, एक मिरर लिया, कहीं पे भी रख दिया, यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, या यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं पे भी आपने रख दिया, तो एनीवेयर हो गया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 360 डिग्री बाय थीटा की वैल्यू इवन आ रही है, तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे n-1। लेकिन अगर वो ऑड आ रही है तो आप लोग चेक करो कि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड था ऑब्जेक्ट या फिर असिमेट्रिक था। असिमेट्रिक मतलब जैसे कि ये मिरर है, एक मिरर ये, एक मिरर ये, मान लो ये इधर रखा है, मतलब 45 डिग्री इधर से रखा है, 45 डिग्री इधर से रखा है, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर ये 60 डिग्री इधर से होता, 30 डिग्री इधर से होता, तो वो असिमेट्रिक होता। तो सिमेट्रिक के केस में n-1 ही करेंगे, बट असिमेट्रिक के केस में सीधा n लेंगे। और ये फॉर्मूलाज हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से करके, इमेज फॉर्मेशन से करके निकाले हुए, तो इनको फटाफट से याद जरूर कर लेना। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आप लोगों के पास क्या होता है भैया, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं पार्ट ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको पोर्शन कट कर लिया जाता है, ये देखो कुछ इस तरीके से, और बाहर से उसको कोटेड किया गया, यहाँ से कट किया तो ये मतलब एक पोर्शन ये आ गया, ऐसा कट करने के बाद इसको अंदर से कोट किया गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है वो अंदर की साइड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन बाहर की साइड होता है। इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसको कॉनकेव बोला जाता है, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, रेज आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये एक पॉइंट पे मिल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल हुआ। जो पोल कौन होता है, जो पॉइंट मिरर को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर भी उतना ही मिरर होगा, नीचे भी उतना ही मिरर होगा, वो पी होगा। और ये किसी एक स्फेयर का पार्ट है तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होने वाला है। ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होने वाला है बेटा जी। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी चीज़ें। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो अंदर वाले पार्ट से होता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन बाहर वाले पार्ट से होता है। यहाँ पे रेज मिल रही है एक्चुअल में, यहाँ पे रेज डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, चल साइन कन्वेंशन मिरर्स के लिए अगर हम देखें, स्फेरिकल मिरर्स के लिए देखें, तो जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो मेजर होते हैं कहाँ से भैया, पोल से। और यही आप लोगों को आगे जो स्फेरिकल सरफेस आएंगे उनके अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनको नेगेटिव हम लेने वाले हैं। जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगी उसे पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट, और जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ होगी उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है बेटा जी, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, अभी आगे हम देखने वाले हैं उसको, बट उससे पहले एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो कुछ इस तरीके से होता है। और ये पैरा एक्सियल लाइन के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये पैरा एक्सियल लाइन के लिए होता है। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ सारे के सारे पोल से और फोकल लेंथ तक अगर जाता हूँ तो मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव होगी। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो बोल सकते हो कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ इज नेगेटिव, और लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रही है तो इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। दूसरे वाले में क्या है, लाइट डाइवर्ज हो रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है। फोकस का अगर डिस्टेंस देखें तो पोल से इधर ही हमें जाना होगा, इंसिडेंट रे भी इधर आ रही थी, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा। ठीक है, चलो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है भैया, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन हम लेंस में पढ़ेंगे, बट समझ लो यहीं पे लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इसको एम से शो करते हैं, स्मॉल एम से शो करते हैं। ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट कितनी है इमेज की और हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला भी होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यार, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूँ m की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक ऊपर की साइड है, इमेज नीचे की साइड बन रही है, अगर मैं m को नेगेटिव बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, और इमेज भी उसी साइड बन रही है ऊपर की तरफ, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और इमेज भी इधर ही है, तो सेम है, सेम मतलब इनकी हाइट जो होगी वो पॉजिटिव में ले रहे होंगे हम, तो दैट्स वाई इसको पॉजिटिव, मतलब उस टाइम में हम बोलेंगे कि वो इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। इस केस में आप ये भी बोल सकते हो कि वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल। नेगेटिव का मतलब है कि रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बेटा, रियल इमेज बन रही है। ठीक है,
कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्फेरिकल मिरर्स की जो आप लोगों को कई बार यूजेस में पूछ ली जाएंगे कि बताओ यार इसका क्या क्या यूज़ है। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स जैसे कि कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इन सब में यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है भैया, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स में यूज़ होता है। जो कॉनकेव मिरर है वो कहाँ पे यूज़ होता है, रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, हेडलाइट्स, ठीक है, ऑफ मोटर व्हीकल्स, टेलीस्कोप, सोलर कुकर्स, इन सब में यूज़ होता है। और कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, यूज इन द ऑप्थेलमोस्कोप। अब ये ऑप्थेलमोस्कोप क्या है, ये आंख की मतलब जो सर्जरी वगैरह है या आंख के जो टेस्ट होते हैं, आई टेस्ट होते हैं, उनमें काम में लाया जाता है। जो फंडस होते हैं उनको मतलब चेक किया जाता है। तो आप बोलो कि ये नेत्र सर्जरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब रिफ्रैक्शन की बारी है, इसको निपटाते हैं। तो यार रिफ्रैक्शन क्या होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डेविएट हो जाती है, मतलब वो सीधी नहीं जाती, वो थोड़ा या तो मतलब देखो जैसे अब ये लाइट है यहाँ से चली एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये एक इंटरफेस है, तो ये लाइट जानी सीधी चाहिए थी, बट ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गई। ये इधर भी हो सकती थी, वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या कंडीशन गिवन है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपने पाथ से डेविएट हो जाए तो उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वही है कि ये इंटरफेस है, ये हमने नॉर्मल बनाया। इंसिडेंट लाइट हमेशा आई एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा आर एंगल बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा समझना होगा रेरर एंड डेंसर का। रेरर का मतलब होता है कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, डेंसर का मतलब होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं मीडियम के, ठीक है, उसे डेंसर मीडियम बोला जाता है, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऐसा क्या हुआ कि ये अपने पास से डेविएट हो गई भाई साहब। ये यहाँ पे आ जाता है यार, किसकी वजह से, वेलोसिटी का चेंज आ जाता है, वेलोसिटी का चेंज आ जाता है। मान लो ये रेरर मीडियम है तो यहाँ पे अच्छी खासी इनकी क्या है, स्पीड है, और एकदम से डेंसर में जाती है तो स्पीड स्लो हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये अपने पास से डेविएट हो जाती है भाई साहब, ठीक है। तो इसमें भी लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉ हैं, वही कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा एक लॉ होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब इनका जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि μ/1 लिखा हमने। अब ये μ/1 क्यों लिखा, देखो यार यहाँ से लाइट क्या 1 से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में पहले वाला जिसमें से आ रहे हैं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना, इफ लाइट रे पासिस फ्रॉम रेरर टू डेंसर, अगर लाइट रेरर से डेंसर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ध्यान से सुनना कि जिससे आ रही है, रेरर मतलब μ1 हुआ, μ2 हुआ, डेंसर जिसमें जा रही है, तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अगर लाइट कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर टू रेरर जाए, डेंसर टू रेरर मीडियम जाए। अब डेंसर कौन है, μ1 डेंसर हुआ, μ2 क्या हो गया, रेरर हो गया, है ना, उसमें जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, मतलब फिर ये इधर की साइड शिफ्ट होती। क्लियर है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये जो रेशियो पढ़ा था इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब अभी क्या है, लाइट चल रही है, एयर में चल रही है, ठीक है, वहाँ पे उसकी स्पीड देखी, अब वो एकदम से मीडियम में जा रही है, तो जैसे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो उनका जो रेशो होगा C/V वो म्यू कहलाएगा, वो जो रेशो होगा C/V वो म्यू कहलाएगा। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये क्या बताता है, देखो यहाँ पे हमने एयर लिया, रेरर मीडियम लिया, और ये वाटर लिया जो कि डेंसर मीडियम है। लाइट यहाँ से यहाँ चली, यहाँ पे आ गई, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया और 90 डिग्री पर रख दिया। अब प्लेन मिरर रख दिया, 90 डिग्री पर रख दिया, तो इसका मतलब है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है 0 डिग्री से प्लेन मिरर के साथ, भाई नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 0, ठीक है, और उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि I=R होना चाहिए, तो उसी एंगल से ये वापस चली गई, उसी एंगल से वापस चली गई। अब जब ये एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो आप लिखोगे, दूसरे मीडियम में जा रही है, फर्स्ट से आ रही है, तो आप लिखोगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखोगे। अब ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर, तो अब लिखोगे साइन ऑफ एंगल ऑफ, अब इंसिडेंस एंगल कौन हुआ, R, और रिफ्लेक्टेड वाला कौन हुआ, रिफ्रैक्टेड वाला कौन हुआ, I। किस में जा रही है, 1 में, किससे आ रही है, 2 से, तो ये और ये कट जाएंगे जब इनको डिवाइड करेंगे, और इस 2/1 को और 1/2 को जो रिलेशन है वो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है, आई होप कितनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो, तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, देखो यार ये ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस T है, ठीक है, जब लाइट यहाँ से एंटर कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये हमें यहाँ पे मिल रही है, मतलब इन एक्चुअल हमें ये मिलनी यहाँ पे चाहिए थी, बट हमें मिल यहाँ पे रही है। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, उसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट, जिसको D बोलते हैं। इसका एक पूरा डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन ऑफ रिवीजन में हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मुला आप लोगों को याद करना है कि D = क्या होता है, साइन I-R अपॉन में cos R, और यहाँ पे होता है TT इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब बेटा जी, ठीक है। चलिए, तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ की बात करते हैं, फिर TIR की बात करेंगे। देखो यार, जो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ है वो क्या है, मान लो एक बीकर आप लोगों ने फिल कर दिया, किसके साथ, वाटर के साथ, और ए पॉइंट लाइंग एट इट्स बॉटम इज ऑब्जर्व बाय समवन लोकेटेड इन एयर, मतलब नीचे या तो आप एक कॉइन डाल दो स्पीकर के अंदर, या एक पॉइंट मेंशन कर दो और बाहर से उसको देखो, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें दिखता है, तो वो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा अपीयर हो जाता है ऊपर की तरफ, तो वो
एपरेंट डेप्थ जो होती है उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो एपरेंट डेप्थ का और रियल डेप्थ का एक रिलेशन होता है, वो होता है दिस, मतलब एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो मैं बीकर की जगह एक ग्लास स्लैब रख दूं, अगर मैं क्या रख दूं, एक ग्लास स्लैब रख दूं और उस ग्लास स्लैब को के नीचे एक पॉइंट मेंशन कर दूं और ऊपर से वहीं देखूं, वहीं से उसी पोजीशन से देखूं, तो उस टाइम पे डी जो होगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी मतलब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर वो करते हैं टी 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। म्यू कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी कौन है, थिकनेस ऑफ दी स्लैब। ठीक है, अब बात करते हैं टी आई आर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टी आई आर है क्या, अब इससे होगा कि लाइट कहाँ है, डेंसर मीडियम में, और लाइट कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। तो जब लाइट चली डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये क्या हुआ कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। अब फिर से हमने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, ये अब थोड़ी सी और इधर शिफ्ट होगी, रिफ्लेक्टेड हमने और एंगल को बढ़ा दिया, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया। जिस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हुआ है, उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक नाम दे दिया गया, जिसको बोलते हैं सी। सी इज द क्रिटिकल एंगल, सी इज द क्रिटिकल एंगल बेटा जी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस एंगल से, मतलब इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को सी बोला जा रहा है, क्रिटिकल एंगल बोला जा रहा है। अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं तो लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ग्रेटर हुआ क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट उसी मीडियम में आ जाती है। तो ये फिनोमिना कहलाता है टी आई आर। लाइट का जिस मीडियम से चलना और उसी मीडियम में वापस आना कब आना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से, उसे बोला जाता है टी आई आर। इसके लिए कंडीशन होती है जो आप लोगों को आनी चाहिए। कंडीशन क्या है, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करनी चाहिए बेटा जी, लाइट ट्रैवल करनी चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम। तो ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, अब डेंसर रेयर कुछ भी हो सकता है, आप इसको ग्लास ले सकते हैं, इसको वाटर ले सकते हैं, आप इसको वाटर ले सकते हैं, इसको एयर ले सकते हैं। तो कंपैरिजन में जो भी मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे होंगे। ठीक है, आपका जो क्रिटिकल एंगल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम जो है, ठीक है, उसके बीच में एक रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से कि साइन सी, साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब डेंसर वाले का। ठीक है, ये होता है। और जो क्रिटिकल एंगल होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, कैसा मीडियम है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो पानी है, तालाब है, और उसके नीचे एक डाइवर है, उसके नीचे एक डाइवर है जो कितनी डेप्थ पे है भैया, डी डेप्थ पे है। अगर वो बाहर देखे सीधा वर्ल्ड आउटसाइड, और किसके थ्रू देखें, हॉरिजॉन्टल सर्कल के थ्रू देखें, ये देखो जैसे ये यहाँ से देख रहा है, इधर देख रहा है, तो ये लाइट ऐसे होगी, इधर देख रहा है तो लाइट ऐसे होगी। ये ऐसे क्यों हो रही है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बन चुका है उस टाइम पे, ये आर जो 90 डिग्री हो, तो एक हॉरिजॉन्टल ऐसे सर्कल कवर करता है। तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल को कवर करने का ना कई बार रेडियस तुम्हें आ जाता है कि निकालो कितना है, या इसका एरिया तुम्हें आ जाता है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है ये। अगर एरिया बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर कर देना, बट हमें मेनली आर ही चाहिए, तो आर कैसे निकालते हैं, आर डी इज द डेप्थ एंड टेन ऑफ सी, 10 निकाल देंगे हम सी का, क्रिटिकल एंगल का। क्लियर है, अब इसको लिखते कैसे हैं, डी अपॉन में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टी आई आर की अलग अलग एप्लीकेशन है। जो मेन एप्लीकेशन है जो सिलेबस के अंदर भी है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और ये किस फिनोमिना पे काम करती है, टी आई आर पे काम करती है। क्लियर है, किस फिनोमिना पे काम करती है बेटा जी, टी आई आर पे ये काम करती है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस हम करने वाले, दो स्फेरिकल सरफेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो जब हमने मिरर पढ़ा था तो वो स्फेयर थे, होलो स्फेयर थे, यहाँ पे ये बिल्कुल क्या होंगे, सॉलिड स्फेयर्स होंगे। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे जो इस शेप में होगा ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहलाएगा, और जो ये इस शेप में होगा ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस कहलाने वाला है। ठीक है, ये पूरे का पूरा डेंसर मीडियम होगा, ये पूरे का पूरा डेंसर मीडियम होगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या खास बात है, जो साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आर सेम एज दोज फॉर स्फेरिकल मिरर्स, मतलब जो मिरर में साइन कन्वेंशन पड़ी थी वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अब होगा क्या, आप यहाँ इसको यूज़ करो या आप इसको यूज़ करो, आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा है और इमेज आपकी डेंसर मीडियम में बने, जब आप लोगों का ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो और इमेज आपकी रेयर मीडियम में बने, तो आपको दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं ये वाले। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन रेयर मीडियम, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे माइनस म्यू 1 अपॉन में यू, वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अब इमेज कहाँ बनेगी यार, कॉमन सी बात है कि दूसरे मीडियम में बनेगी। अगर हम रेयर में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो डेंसर में बनेगी, तो डेंसर अपॉन में वी। अब जिस मीडियम में जा रही है लाइट, मतलब जिसमें इमेज बन रही है, तो उसको म्यू 2 लिखेंगे, मतलब उसको पहले लिखेंगे, और माइनस जिससे आ रही है लाइट अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हो, डेंसर मीडियम में रखा हो, तो डेंसर मीडियम में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज बनेगी कहाँ पे भाई, म्यू 1 में, रेयर मीडियम में, और इमेज वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट वाला और नीचे आर लिखेंगे, तो इस तरीके से। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं भैया कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस के लिए, ये नहीं है कि किसी एक के लिए है, सबके लिए है। लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस क्या होता है भैया, लेंस होता है, लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, मतलब जैसे कि ये वाला है,
इसका एक पोर्शन लिया, इसी तरीके से दूसरा पोर्शन लिया, एक और ऐसा लिया और उनको जैसे काट के जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मतलब लेंस क्या है, लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। वन स्फेरिकल सरफेस और दूसरा प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। तो लेंस होते हैं हमारे पास दो तरीके से, एक होता है कॉन्वेक्स जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और एक होता है कॉनकेव जिसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब इनके फर्दर तीन तीन पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। जैसे कि ये है बायोकॉन्वेक्स लेंस। बायोकॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बायोकॉन्वेक्स लेंस जिसमें बीच का पोर्शन थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। और प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक साइड प्लेन होगी, दूसरी साइड कॉन्वेक्स फॉर्म में होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी। फिर है कॉनकेवो, कॉनकेवो मतलब अंदर की तरफ होगा, और कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के पास कॉनकेव के एग्जाम्पल है, एक बार से देख लेना। ये बीच में से पतले होते हैं, ये बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं। प्लेनो है तो पहले प्लेनो, फिर कॉन्वेक्सो है तो बाहर की तरफ है, कॉनकेव है तो अंदर की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से साइन कन्वेंशन समझ लो क्या होती है। साइन कन्वेंशन फॉर थिन लेंसेज आर द सेम एज दोस ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ द पोल ऑफ द मिरर वी नाउ यूज द ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे पोल का चक्कर नहीं होता है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे पोल होता है, तो इसलिए हम ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। सिर्फ सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, बस ये फर्क होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला हमेशा हमें लेंस की जो मोटाई है, किस मटेरियल का वो बनेगा, ठीक है, कितनी फोकल लेंथ का बनाएंगे हम लेंस, वो सब डिफाइन करता है लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस, अपॉन में होता है म्यू ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब जिसमें लेंस रखा गया है जिस मीडियम में, -1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 r1 1/r2 -1/r2, ठीक है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। कुछ कंडीशन है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसकी सराउंडिंग से, तो जो बायोकॉन्वेक्स लेंस होता है उस टाइम पे वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आने वाली है। बट जो बायोकॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, उसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। नहीं नेगेटिव नहीं, एक मिनट को, बायोकॉन्केव है, हाँ ठीक बोला इसने, ठीक बोला कि अगर भाई ये ज़्यादा है सराउंडिंग से तो बायोकॉन्वेक्स कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, और बायोकॉन्केव जो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने वाला है। क्लियर। अब आगे देखो भाई, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो किससे, लेंस से, तो क्या होगा कि जो बायोकॉन्वेक्स लेंस होता है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसकी एफ हो जाती है क्या, फिर नेगेटिव हो जाती है, उसकी एफ नेगेटिव हो जाती है, दैट्स वाई वो डाइवर्जिंग हो जाता है। और जो बायोकॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे बिहेव करेगा, जब ये कंडीशन होगी तो वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करने वाला है। एक होता है थिन लेंस फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/ में v होता है। लेकिन जो थिन लेंस फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, 1/ में f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/ में v, ठीक है। अगर थिन लेंस फॉर्मूला समझ में आ गया तो मिरर फॉर्मूला तो वैसे ही आसान है, उसमें कोई भी माइनस नहीं होता है ना। और अगर इस वीडियो में वो फॉर्मूला नहीं लिखा तो एक बार से देख लेना, मैंने बता दिया तुम्हें। लीनियर मैग्निफिकेशन सेम है कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होने वाला है, बट फर्क क्या होगा, वहाँ पे मिरर्स के केस में -v/u था, बट यहाँ पे वो v/u होगा, सिंपली v/u होगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड बन रही है भैया, जो ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट। मतलब एक हमने लेंस लिया और उसके ऊपर लाइट को फॉल कराया, अब वो उसको कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है वो कौन बताता है, वो पावर बताती है लेंस की। और पावर जो होती है वो 1/में f होती है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। 1/मीटर मतलब मीटर इनवर्स होता है, उसको डायोप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायोप्टर बोला जाता है, जो कि ऐसा यूनिट है पावर की, ठीक है बेटा। कॉनकेव लेंस जो होंगे उनके लिए पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उनके लिए पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर दो लेंस लिए, दोनों को एक साथ रखा गया, मान लो एक लेंस ये है एक लेंस ये, दोनों को एक साथ रख दिया गया, कॉन्टैक्ट में रख दिया गया, तो फिर भाई फोकल लेंथ कैसे लिखी जाएगी, ऐसे। पावर कैसे लिखी जाएगी, ऐसे। लेकिन अगर इनको दोनों को थोड़े डिस्टेंस पर रख दिया गया, अब दोनों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं लेंस को यूज़ कर सकते हो, कॉन्वेक्स को आप कॉनकेव को भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे इसको रखा गया और बीच में एक डिस्टेंस रख दिया, तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा 1/f1 f2। अब 1/f1 होता है p, तो पावर ऐसे आ जाएगी p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2 माइनस d p1 p2, ठीक है। तो ये होता है पावर का कॉन्सेप्ट, ओके बेटा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस एनक्लोज बाय टू प्लेन सर्फेस। दो प्लेन सर्फेस होंगे जैसे ये और ये, ऐसे इनको ये एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। और ये इंक्लाइंड होंगे एट एन एंगल पे, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला जाता है, और इन सरफेस को बोला जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला जाएगा बेटा जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें लाइट क्या कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, तो यहाँ से एंटर करे तो इस सरफेस के हमें ऊपर एक नॉर्मल मिलना चाहिए, और यहाँ से बाहर होगी तो इस सरफेस के ऊपर हमें एक नॉर्मल बनाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, ब्लू लाइन से नॉर्मल्स बना दिए। तो इंसिडेंट रे जब जा रही है उसके बाद ये रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से कहाँ जा रही है बेटा जी, डेंसर में जा रही है, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हुई, और डेंसर से आ रही है तो वो अवे फ्रॉम द, नहीं डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आप लोगों को मिलना चाहिए। अब देखो इंसिडेंट रे जानी ऐसी चाहिए थी बट मिली हमें यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एक एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिल चुका है।
ये मिल चुका है डेविएशन, तो इसी से हमें डील करना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस में ई एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ऑफ ए कौन है ये, ठीक है। अब ए जो होता है वो होता है R1 प्लस में R2। अब ये R1 और R2 कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं R1 R2। क्लियर है बेटा। अगर कोई तुमसे पूछे कि मिनिमम डेविएशन अगर हो, कम डेविएशन हो, तो उस टाइम पे ना एक कंडीशन होती है। मिनिमम डेविएशन जब होता है तो आप बोलोगे कि डेल तो बन गया भाई डेल मिनिमम, तो आई बनेगा ई के बराबर और R1 बनेगा R2 के बराबर, ठीक है, R1 बनेगा R2 के बराबर। क्लियर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने देखा है कि वो होता है साइन आई बाय में साइन आर। जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे ना तो आई की वैल्यू हमें कुछ ऐसी मिलने वाली है और आर की वैल्यू हमें कुछ ऐसी मिलने वाली है। तो हम इस फॉर्मूले को साइन आई अपॉन आर वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आई और क्या है ए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ए, वो अगर स्मॉल है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेविएशन के लिए। डेविएशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, और म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल इज द डेविएशन, ठीक है बेटा। ये था आपका प्रिज्म। ओके, अभी आ जाती है हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या आते हैं भाई, कुछ ऐसे यंत्र जो हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं या दूर की चीज़ों को पास करके दिखाते हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें मिलता है। हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक रे यहाँ बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पैरेलल रेज हमेशा फोकस से निकल जाती है और ये ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, वो बिल्कुल सीधी जाएगी। पीछे करके देखा तो इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो अभी इसकी दो कंडीशन होती है, मतलब इसमें हमें एक मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, मैग्नीफाइंग पावर वो होती है एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, जो कि कहाँ पे रखा हो, कैप्ट एट डी, जो कि कहाँ पे रखा हो, कैप्ट एट डी, डी पे वो रखा हो, ठीक है बेटा। कहाँ पे रखो, डी पे रखो। तो उनको करने के बाद हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर है उसके दो फॉर्मूले आते हैं। अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे अगर बने, तो फॉर्मूला आएगा बेटा जी ये डी बाय में एफ। ये एफ क्या है, फोकल लेंथ है किसकी, जिस लेंस को हम यूज़ कर रहे हो। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारी आंख यहाँ तक, मान लो 25 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा और अच्छे से देख पा रही है, ठीक है, तो वो आप लोग बोल सकते हो कि डी होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे मैग्नीफाइंग पावर में। अगर वो बोले कि इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशन है, ये आंखों पे स्ट्रेस दे रही है, तो फॉर्मूला आएगा 1 प्लस में डी बाई में एफ। अब कई बच्चे बोलेंगे कि माइनस आर होगा, कई बच्चे बोलेंगे प्लस आर होगा। अरे भाई हमें मैग्नीफाइंग पावर से मतलब है, वो किस डायरेक्शन में मैग्नीफाई हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या था कि चीज़ को बड़ा तो कर दिया गया लेकिन उतना बड़ा नहीं कर पाए, तो इसलिए दो की अब जरूरत पड़ी। एक को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव पीस, एक को बोला जाता है आई पीस। जो आंख के ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको ऑब्जेक्टिव पीस बोलेंगे, जो आंख के पास होगा उसको आई पीस बोलेंगे। इसकी फोकल लेंथ, इसका अपर्चर छोटा होता है एज कम्पेयर टू दिस, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसका एक इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अब ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया है। तो इससे जो होगा इमेज क्या होगी भैया, वो पीछे की तरफ यहाँ पे बन रही होगी, जैसे कि यहाँ था, बस इसको उल्टा करके बना दो, इसको उल्टा करके बना दो, तो ये यहाँ पे बन रही होगी, ठीक है। सारी नोटेशन एक बार देख लेना। ये जो म्यू नोट है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ड्यू टू ऑब्जेक्टिव पीस, ये वी नोट जो है इमेज डिस्टेंस है ड्यू टू ऑब्जेक्टिव पीस, ई जहाँ पे लिख रहा हूँ वो आई पीस शो कर रहा है, ठीक है। इसके इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर को आप ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकते हो कि एम नोट इंटू में एम ई, मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस इंटू में आई पीस। बट वही बात हमें देखना होता है कि मिनिमम मैग्नीफिकेशन कहाँ हो रहा है, मैग्नीफाइंग पावर कहाँ है और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कहाँ है, या फिर बोलो कि इन्फिनिटी और डी पे चेक करना होता है। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, अगर इमेज डी पे बना रहे हैं तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। अभी इस ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक जो आई पीस है इसको बोला जाता है लेंथ, एल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा जी, इसको एल बोला जाता है। यहाँ से लेके, अरे पेन ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये, इसको बोला जाता है एल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसको एल बोला जाता है। तो ये एल क्या है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से इमेज बन रही है इसकी, ये वी नोट है, और यहाँ पे ये है भैया कुछ एक डिस्टेंस, इसको वी म्यू ई बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब अलग अलग जब इन्फिनिटी पे है, डी पे है, तो उसके हिसाब से ये चेंज हो रही है। तो ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, डेरिवेशन मैंने डिटेल वन शॉट में करवा रखी है, तो वहाँ से एक बार देख लेना। लेकिन अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, डेरिवेशन नहीं करना चाहते, जस्ट इतना ही पढ़ना चाहते हो, तो ये फॉर्मूलाज को रट जाना, फॉर्मूलाज को रट जाना। ये एफ ई क्या है, ये एफ ई क्या है भैया, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब आ जाता है हमारे पास टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीज़ों को पास करके दिखाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है। फॉर्मूला से एक बार देख लेना, डायग्राम समझा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव पीस होता है उसका अपर्चर, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है आई पीस से, यहाँ पे उल्टा था, ठीक है, ये याद रखना। तो इमेज आ रही है इन्फिनिटी से, वो कहाँ पे बनाएगी इमेज, फोकस पे बनाएगी। तो यहाँ की जो वी नोट होती है वो एफ नोट के बराबर होगी। इतनी बात समझ में। अब ये जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी।
ठीक है, समझ में आ गई हैं बातें। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था वो पास में आया पहले और उस फिर पास को बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर कुछ इस तरीके से होती है, और एल जो होता है वो लेंथ ऑफ दी टेलीस्कोप होती है कि कितनी ट्यूब की लेंथ होगी, उस ट्यूब की कितनी लेंथ होने वाली है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो एफ ओ बाय में एफ ई लिखने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई लेना देना नहीं, वो बाद में आप लोग देख लेना। और एक है इमेज एट डी, तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था इसमें ऑब्जेक्टिव पीस बहुत बड़ा था। भाई इतने बड़े साइज़ का जो लेंस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, खर्चा ज़्यादा आता है। तो भैया ये एक कमी थी, इन सबको दूर किया किसने? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ने, क्योंकि ये था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इनको सबने किसने दूर किया? इस प्रॉब्लम को दूर किया रिफ्लेक्टिंग टाइप ने। और सिर्फ यही दो प्रॉब्लम नहीं थी, एक थी क्रोमेटिक एबिरेशन की प्रॉब्लम। जो एबिरेशन है वो डिफेक्ट्स कहलाते हैं, इमेज के डिफेक्ट्स कहलाते हैं। और एक था स्फेरिकल एबिरेशन। जो क्रोमेटिक्स एबिरेशन है उसका मतलब है कि इमेज कलर्ड मिक्सिंग सी बन रही थी, अलग अलग कलर की मिक्सिंग बन रही थी और ब्लर्ड बन रही थी इससे। और साथ में स्फेरिकल एबिरेशन का मतलब कि वो पॉइंट नहीं बन रहा था, एक फोकस नहीं बन रहा था, कि इंटेंसिटी अच्छी क्लियर नहीं आ रही थी। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे हमने लेंस को यूज़ किया था। और लेंस में क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका लैम्डा के साथ इनवर्स का रिलेशन होता है। तो हर एक लाइट के लिए लैम्डा अलग होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, फोकल लेंथ अलग होगी। दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इन सबको दूर किया किसने? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ने। ये किसने डिज़ाइन किया था भैया? न्यूटन जी ने डिज़ाइन किया था, इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए। इसमें क्या फ़र्क हुआ? इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव। ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ कर लिया गया इन प्लेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हटाया, मिरर आ गया, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 वाला चक्कर ही खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आई चीज़ें? इससे क्या हुआ कि इट पोसेसेस ए लार्ज लाइट गैदरिंग पावर एंड हाई रिजॉल्विंग पावर, जिससे क्या हुआ कि ये दूर, बहुत दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाने के भी काम आया। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव मिरर, ऑब्जेक्टिव जो यूज़ हुआ दो तरीके से यूज़ हुआ, एक ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स वाला। यहाँ से लाइट एंटर हुई, यहाँ पे फॉल करी और उसके बाद आई पीस में चली गई, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी स्फेरिकल एबिरेशन देखने को मिली कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए इस मिरर को रिप्लेस कर दिया किससे? प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिया गया। इसको बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है बेटा। तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप को यूज़ किया गया। और इसके जो डायग्राम है, मतलब इसके जो एम है वो बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे है, जो बिल्कुल सेम है जो जैसे यहाँ पे है, ठीक है। लेंथ वाला कोई सीन नहीं है, बट यहाँ ये वाली मैग्नीफिकेशन जो है आप लोग एक बार से देख लेना, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और साथ में हमने कर लिया पूरी रे ऑप्टिक्स को समाप्त, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर।